बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो ओरिएंटेशन वाला लेक्चर था उसके सेकंड पार्ट में हमने बड़ी डिटेल से ये जाना कि हमारे पास एमडी कैट के पेपर में कौन से क्वेश्चंस आने हैं, और ओवरऑल हमने ये भी देखा कि हमारे पास ओवरऑल सिलेबस के कितने सेगमेंट्स हैं। तो 3 सेगमेंट्स बुनियादी हमने उसमें देखे। हमारे उस वोकैबुलरी का एक सेगमेंट था, एक ग्रामर का सेगमेंट था, और एक हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन का सेगमेंट था। तो जिस सेगमेंट से का आज अभी हम लेक्चर जो है वो आगाज़ करने लगे हैं वो वोकैबुलरी के सेक्शन का जो है वो लेक्चर है, और इसका आगाज़ हम जिस लेक्चर से कर रहे हैं दैट इज़ वोकैबुलरी लर्निंग स्ट्रेटजीज़। किस तरह से हमें वोकैबुलरी को सीखना है, क्या अप्रोच है जिससे लफ्ज़ जो सीखा जाए वो ज़्यादा देर तक हमारी कॉन्शियस मेमोरी का हिस्सा रह सके, और हम लफ्ज़ों को सीखते सीखते आखिरकार इस काबिल हो जाएं कि हम अपने एमडी कैट के टेस्ट की जो वोकैबुलरी है उसको बड़े बेहतरीन तरीके से अपने टेस्ट वाले दिन परफॉर्म कर सकें। तो आज हम इस हवाले से जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो सीखेंगे। इस लेक्चर को ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इसके 2 पार्ट्स हैं। इसका जो पहला पार्ट है उसमें प्योरली हम ये देखेंगे कि हमने वोकैबुलरी को सीखना कैसे है, रिटेन कैसे करना है, और सेकंड में हम ऑब्वियसली ये देखेंगे कि हमारे पास जो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हैं, ख़ास तौर पे जो सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चंस हैं उनको हमने अप्रोच कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद, लेकिन हम बात को प्रॉपरली टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बड़ी ज़रूरी बात जो मैं चाहता हूं कि हमें समझनी है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब स्टूडेंट्स जब वोकैबुलरी लर्निंग पे आते हैं, वोकैबुलरी को सीखने पे आते हैं, तो बहुत जल्दी उनकी का ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि वी कांट डू दैट, हम इसको कर नहीं सकते बिकॉज़ वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, और हम इसको शायद ग्रैस्प नहीं कर सकते, और हमारे ये एमसीक्यू की गलतियां जो हैं वो किसी भी तौर पे कम नहीं हो सकती। तो मैं बड़े वसूख से आपको ये कहूँगा कि ये सोच जो है वो बिल्कुल गलत है। पहले तो ये समझना है कि हमने दुनिया के तमाम वर्ड्स याद नहीं करने, हमने सारी की सारी अंग्रेज़ी वोकैबुलरी जो है वो याद नहीं करनी, हमने एक पर्टिकुलर लेवल की जो है वो वोकैबुलरी याद करनी है, और उसका बड़ा वेल डिफाइंड जो है वो उन्होंने पीएमसी ने हमें जो है वो उसका स्टैंडर्ड बताया, जो कि हमारे HSSC और CIE के लेवल का है, और वो हमारे लिए मैनेज करना रेलिवेंटली आसान है। पहली तो हमें ये समझना कि हमने अनलिमिटेड नहीं करनी, एक सर्टेन लेवल के लिए प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे ये फीलिंग तब भी बच्चे में आती है कि जब वो याद करता है तो थोड़े दिन बाद उसे लफ्ज़ भूले होते हैं, और फिर जब वो टेस्ट करता है तो टेस्ट में भी उसकी गलतियां सामने आती हैं। तो बच्चे को लगता है कि ये मेरी ग्रास्प से बाहर है, क्योंकि टेस्ट में भी जो वर्ड्स आते हैं वो समटाइम्स नए आ जाते हैं, तो उसे लगता है कि ये तो इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं, मैं हाउ कैन आई ग्रास्प दैट। तो ये भी जो सोच है मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, किसी भी इदारे में किसी भी जगह पे जो आप टेस्ट भी तैयार करते हैं दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रेपरेशन। तो क्योंकि टेस्ट में इनेविटेबली जानबूझ के जो है वो मुश्किल वर्ड्स भी रखे जाते हैं, उस्ताद गिरामी रखते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने टेस्ट के थ्रू भी बच्चे को जो है वो सिखाना होता है। तो आप देखते हैं कि सारे वर्ड्स ऐसे नहीं होते जो नहीं आपको नहीं आएंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो आप कर लेंगे, और क्या कहते हैं कि कुछ हो सकता है ऐसे भी हों जो आप ना कर पाएँ। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ लर्निंग। सो 2 चीज़ें जो आपने इस सारे प्रोसेस में याद रखनी है बच्चों, कि जो वोकैबुलरी लर्निंग है इट इज़ नॉट अ T20 मैच। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आज आप बैठे हैं या 3 दिन बैठेंगे या 5 दिन बैठेंगे तो आपकी वोकैबुलरी बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगी। वोकैबुलरी लर्निंग इज़ लाइक अ टेस्ट मैच। ये स्लोली इसको बिल्ड करना है। आपने इसको बिल्कुल जैसे एक मकान तैयार होता है, फाउंडेशन से लेके उसकी रूफ तक जाता है और उस पर बड़ा टाइम लगता है,
सो इट टेक्स टाइम। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि वोकैबुलरी लर्निंग की जिन टेक्निक्स पे हम बात करेंगे तो अपनी प्रेपरेशन के पहले दिन से आप जो है वो इन टेक्निक्स को जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दें। किस पे, किस कंटेंट पे अप्लाई करना है वो हम पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से बात कर चुके कि हमारे पास दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ हमारी टेक्स्ट बुक्स की वोकैबुलरी है जो कि हमने एफएससी में ऑलरेडी कर रखी है। दूसरी चीज़ जो हम क्या कहते हैं कि देखेंगे वो 150 वर्ड्स ऑलमोस्ट हैं जो इंशाल्लाह मैं आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको साथ साथ वो करवाऊंगा। तो ये दो चीज़ों पे आपने अपनी ये वोकैबुलरी लर्निंग की टेक्निक्स जो हैं वो आपने अप्लाई करनी है और आप यकीनन देखेंगे कि आपकी वोकैबुलरी विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी अच्छी हैंडसमली बिल्ड होगी। दूसरी चीज़ कि हैव पेशेंस एंड एंजॉय, ये सब्र का काम है थोड़ा सा और हर लफ्ज़ से लुत्फ़ उठाने का काम है और हर लफ्ज़ में मैं आपको बताऊं इतनी सलाहियत है कि यू कैन एंजॉय दैट। कैसे ये हो सकता है ये भी हम जो है वो आगे सीखते हैं। तो दो चीज़ें बच्चों आपने जहन में रखनी है। पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वोकैबुलरी लर्निंग इज़ नॉट अ T20 मैच, it is a test match, and that's why you have to be patient and you need to enjoy each and every word you are going to learn in the coming days. So now we start with the vocabulary learning technique. vocabulary learning की टेक्निक के जो प्रोसेस है बच्चों उसके 3 स्टेप्स हैं। इस स्ट्रेटजी के 3 स्टेप्स हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज एक्विजिशन, एज यू कैन सी दैट्स रिटन हियर। द सेकंड स्टेप इज एसोसिएशन एंड द थर्ड स्टेप इज कंसोलिडेशन। तो 3 स्टेप्स में जो है वो हम ये वोकैबुलरी को जो है वो सीखते हैं और इस स्ट्रेटजी में जो हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी आप ये नोट करना है, आपने ये देखना है कि जो बहुत सारी टेक्निक्स आप अप्लाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे जिस अंदाज से वोकैबुलरी को याद करते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं या करेंगे, वो तरीका जो है वो इनएविटेबली उनकी रिटेंशन को एनहांस नहीं करता बल्कि रिटेंशन को कम करता है, माइंड क्लटर ज़्यादा क्रिएट करता है और अल्टीमेटली उससे जो है वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लैक होता है। सो ये स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलना और हर स्टेप को जो है वो प्रॉपरली उसकी स्पिरिट के साथ समझते हुए इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वोकैबुलरी जो है वो बड़ी स्ट्रांगली जो है वो एनहांस होगी। द फर्स्ट स्टेप वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग इट, एसोसिएशन। सो एसोसिएशन पहला स्टेप एक्विजिशन है। तो एक्विजिशन में हमारे पास क्या है कि वी हैव अ वर्ड, और अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड डिक्शनरी खोलें या अगर आपके पास कोई भी अच्छी बुक मौजूद है जो कि वोकैबुलरी की लिस्ट वगैरह जिसमें मौजूद हैं, तो अगर आप देखें तो उसमें जो पहली चीज़ है दैट इज़ द वर्ड आएगा जो भी आपने याद करना है। द सेकेंड थिंग जिसको कि आपने फोकस करना है और जिससे आपने बात शुरू करनी है दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड। व्हेन आई से दिस, तो ये बहुत ज़रूरी बात और पहली बात जो कि तमाम बच्चों को याद रखनी है, समझनी है, वो ये है कि वी आर नॉट सपोज टू जंप इनटू द सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। हमें वोकैबुलरी लर्निंग का आगाज़ जो है वो वर्ड की डेफिनेशन से करना है। आप किसी भी स्टैंडर्ड डिक्शनरी को खोलें, किसी भी अच्छी जो है वो वोकैबुलरी मटेरियल का जो भी रिसोर्स की बुक है उसको खोलें तो आपको पहले वहाँ पे वर्ड के साथ डेफिनेशन मिलेगी। द फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू डू एज अ स्टूडेंट और एज अ वोकैबुलरी लर्नर इज कि यू आर सपोज टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड। तो डेफिनेशन असल में आपके माइंड में क्या करेगी, आपके माइंड में उस वर्ड की एक बेटर मेंटल पिक्चर क्रिएट करेगी, उस वर्ड की विजुअलाइजेशन को अपग्रेडेड लेवल पे जो है वो क्रिएट करेगी एंड दैट विल प्रोवाइड अ बेसिस और द फाउंडेशन फॉर द वर्ड जिसके ऊपर आप उस वर्ड की मेमोरी का चंक या ब्लॉक जो है वो बेहतर तरीके से जो है बिल्ड कर सकते हैं। सो वोकैबुलरी लर्निंग इन अ वे, ये याद रखिएगा, इट इज लाइक बिल्डिंग बेटर मेमोरी चंक्स एंड ब्लॉक्स। ये बेहतर मेमोरी चंक्स और ब्लॉक्स जो है वो बनाने के, अगर आप वो माइनर, स्मॉल और वेल राउंडेड नहीं बनाएंगे, बेहतर किस्म का जो है वो चंक नहीं क्रिएट होगा, तो वो जो मेमोरी है वो आपकी मेमोरी में से, कॉन्शियस मेमोरी में से जल्दी इरेज हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग, द फॉरमोस्ट थिंग वी आर सपोज टू डू एज language vocabulary learner, that is to start with the definition of the word. This is the very important thing. Then the second thing, after we have
gone through the definition of the word and we have understood it, हम उसको समझ गए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ करेंगे वो है make a sentence। ये याद रखिएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं it is a little bit of time taking, but this time taking मैं आपको बताऊं, इससे आप जो काम करेंगे वो जिसको पंजाबी में कहते हैं उसका मुल बढ़ेगा, वो आपकी जो है वो वाकई आपको याद होगी, और इतना टाइम वोकैबुलरी इनेविटेबली जो है वो डिजर्व करती है। इस पे फर्दर बात हम आगे करते रहेंगे। द सेकंड थिंग जो है वो आप करेंगे दैट इज मेक अ सेंटेंस। बहुत सारी हर डिक्शनरी में सेंटेंसेस या फ्रेजेस जो कि उस वर्ड को कॉन्टेक्चुअलाइज करती हैं वो गिवन होती हैं, बट आई वांट टू से कि आप उस वर्ड की डेफिनेशन को पढ़ने के बाद क्रिएट अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। आपने अपना सेंटेंस खुद से क्रिएट करना है। कोशिश करें कि आप अपना जो है वो सेंटेंस बनाएं। उससे बेशक इट शुडंट हैव टू बी अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस, बहुत लंबा सेंटेंस होने की जरूरत नहीं है। इट डजंट हैव टू बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, इट हैज टू बी अ सिंपल सेंटेंस जो आपको इजीली बना सकें, वो आप क्या कहते हैं बना लें। एंड इफ यू कैन राइट दैट डाउन, वो तो सोने पे सुहागा वाली बात है। सो द सेकंड थिंग जो कि एक्विजिशन के प्रोसेस में हम करेंगे दैट इज द मेकिंग ऑफ द सेंटेंस, जिस वर्ड की हमने डेफिनेशन को अभी समझा है या याद किया है। द सेकंड थिंग जो दूसरा हमारा प्रोसेस में दूसरा स्टेप है दैट इज द एसोसिएशन। डियर स्टूडेंट्स, जो एक्विजिशन है वो एसोसिएशन के बगैर आपकी माइंड में ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकती। सो एसोसिएशन की अंडरस्टैंडिंग आप समझ, जैसे हमने कहा कि एक्विजिशन का बेसिक पर्पस क्या है, एक बेसिक फाउंडेशनल ब्लॉक माइंड में बनाना ताकि उस पे जो वोकैबुलरी बिल्डिंग की इमारत है वो ज़रा बेहतर तरीके से बिल्ड हो सके। लेकिन एसोसिएशन का पर्पस बुनियादी तौर पे आप ये समझ लें कि अगर एसोसिएशन नहीं होगी तो वो जो मकान तामीर होगा वो मयारी नहीं होगा, उसकी दीवारें वगैरह गिर सकती हैं, और वो जो महल वोकैबुलरी का हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो गिर सकता है। सो इसलिए एसोसिएशन करना, वर्ड को एसोसिएट करना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये लिंग्विस्ट्स भी इसको बड़ा रिकमेंड करते हैं कि अगर आप एसोसिएट करेंगे तो आपकी जो वोकैबुलरी लर्निंग के हवाले से मेमोरी है वो रिमार्केबली एनहांस होती है। अब एसोसिएशन करने से मुराद क्या है? एसोसिएशन करने से मुराद है कि जो वर्ड आपने सीखा है उसको किसी पर्सन के साथ, किसी प्लेस के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ और किसी आइडिया के साथ आप एसोसिएट कर लें। आप इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड कि वो पर्सन, वो आइडिया, वो ऑब्जेक्ट, वो प्लेस अगर आपकी कोई फेवरेट या आपकी लाइकिंग की होगी तो ये वर्ड जो है वो अगेन आपके लिए रिटेन करना आपकी मेमोरी में ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा, और ये एसोसिएशन ज़रा ज़्यादा सजेस्टिव हो जाएगी, और आपको उसे रिकॉल करना लेटर स्टेज पे बाद में जब आप उस लफ्ज़ की तरफ ध्यान करेंगे, तवज्जो करेंगे, तो वो आसान हो जाएगा। तो लिहाजा ऐसे लफ्ज़, अपने लफ्ज़ जो आप सीख रहे हैं उसको पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया जो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट का है, एंड इट कुड बी अ फनी पर्सन एज वेल, इट कुड बी अ स्टूपिड पर्सन, इट कुड बी अ वेरी गुड, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप जो भी पर्सन, प्लेस, आइडिया उसके एतबार से समझें आप उसको एसोसिएट ज़रूर करें। तो दूसरी जो चीज़ डियर स्टूडेंट्स दैट इज़ टाइम टेस्टेड टेक्निक है दैट इज मेक अ निमोनिक। निमोनिक क्या होता है? निमोनिक एफएससी के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ये हमारी जो सेकेंड ईयर की बुक गुड बाय मिस चिप्स है उसमें ये वोकैबुलरी का एक वर्ड है। निमोनिक इज अ वोकैबुलरी एनहांसिंग टेक्निक, मेमोरी एनहांसिंग टेक्निक इज कॉल्ड निमोनिक। निमोनिक को जो है वो मेमोरी एनहांसिंग टेक्निक है। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली किस तरह के निमोनिक्स की बात कर रहे हैं, तो याद रखें दो तरह से आप निमोनिक्स जो है वो कर सकते हैं। पहला है बहुत सिंपल और बहुत सादा, हर लफ्ज़ की एक कॉनोटेशन होती है। आप ये समझ लें कि उर्दू में इसको मफहूम कहते हैं। तो जब आप वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं तो आप एक चार्ज असाइन करें। चार्ज असाइन करने से मुराद ये है कि अगर आप पढ़ते हैं कि एक वर्ड है उसका मीनिंग पॉजिटिव है
तो आप उसके सामने प्लस साइन जो है वो प्लेस कर सकते हैं। अगर आप एक वर्ड पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसका सेंटेंस बनाते हैं, उसकी एसोसिएशन जो है वो पर्सन प्लेस ऑब्जेक्ट आइडिया के साथ कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ आप नेगेटिव चार्ज जो है वो असाइन कर सकते हैं। तीसरी चीज़, हो सकता है कि वर्ड वो ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, वो न्यूट्रल हो। अगर वो न्यूट्रल है तो आप उसके साथ इक्वल साइन जो है वो प्लेस कर सकते हैं। सो असाइनिंग अ चार्ज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेवलपिंग द निमोनिक। अगेन इससे क्या होगा, जब लेटर आप वर्ड को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, वो आप कैटेगराइजेशन अपने माइंड में जो है वो कर रहे हैं और वो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कैटेगरी में वर्ड जो है वो फॉल होते जाएंगे और रिकॉल करना लेटर स्टेज पे आपके लिए आसान होगा। दूसरी चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैं ये समझता हूं कि ये अगर तो कर ले कोई बच्चा तो ये आउटस्टैंडिंग है, रिमार्केबल, एक्स्ट्रॉर्डनरी है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इससे ये हो नहीं पा रही, तो क्योंकि ये सेल्फ कॉइंड चीज है, ये हर बच्चा अगर कोई विजुअल ऑडिटरी बनाएगा निमोनिक्स अपने तौर पे, वो डिफरेंट, इसका कोई रूल नहीं है कि आपको पढ़ा दिया जाए और आप इसका पढ़ा बना लेंगे। इट्स अबाउट लुकिंग एट द वर्ड और उसमें से कोई फनी या यूनिक साइड को एक्सट्रैक्ट करना और उसके मुताबिक जो है वो उसकी एक मेमोरी डिवाइस क्रिएट कर लेना। इसकी मिसालें भी हैं हमारे पास, हम आगे अभी देखते हैं। तो विजुअल का खास तौर पे मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कि विजुअल निमोनिक की बड़ी बेहतरीन मिसाल जो है वो पिक्चर होती है। बहुत सारी डिक्शनरीज में और मैं बहुत सारी जो अच्छी वोकैबुलरी से रेलिवेंट बुक्स होती हैं उनमें पिक्चर भी होती है। तो पिक्चर इज आल्सो अ विजुअल निमोनिक। अगर पिक्चर मौजूद है, सजेस्टिव पिक्चर मौजूद है, तो उससे भी आपकी माइंड में जो वोकैबुलरी का चंक बनेगा वो एसोसिएशन के साथ बनेगा और वो लॉन्ग लास्टिंग जो है वो बनेगा। जो हमारी ऑडिटरी क्या कहते हैं कि हो सकती हैं निमोनिक्स, उसके लिए हम अगले बोर्ड पे देखते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम अभी बात कर रहे थे ऑडिटरी और विजुअल निमोनिक्स की। तो विजुअल निमोनिक्स और ऑडिटरी निमोनिक्स के अलावा एक टाइप ऑफ निमोनिक जो है वो ये भी हो सकती है कि हम जो वर्ड हमारे पास गिवन हो, हम उस वर्ड के ही स्पेलिंग्स में से ही, वर्ड की जो गिवन मॉर्फोलॉजी है उसी में से ही हम क्या कहते हैं कि कुछ सिग्नल्स पिक करके अपने लिए एक ऐसा निमोनिक बना लेंगे जो हमें बाद में लफ्ज़ को याद करने में आसानी दे। फॉर एग्जांपल, ये वर्ड है हमारे पास उबिक्विटस, और उबिक्विटस का मीनिंग क्या है? दैट इज फाउंड एवरीवेयर। लेकिन इस उबिक्विटस को जो है वो याद रखने के लिए हमारे पास अगर देखें तो ये उबिक्विटस का पहला यू, ये दूसरा यू और तीसरा यू, like you is found everywhere in ubiquitous, it also means found everywhere. So this is a signal that we created from within the word. So ये भी एक क्या कहते हैं कि निमोनिक की टाइप हो सकती है। इसी तरह वर्ड abscond है, तो अगर हम इसको देखें तो इससे हम एक फ्रेज बना रहे हैं, absent in a second। abs और कॉन्ड, एब्सेंट इन अ सेकेंड। और एब्सकॉन्ड का मीनिंग क्या है? एब्सकॉन्ड का मीनिंग है रन अवे सीक्रेटली। तो हम उसी वर्ड की मॉर्फोलॉजी से जो उसके स्पेलिंग्स गिवन है उसी में से ही जो है वो हम कुछ सिग्नल्स, कुछ लेटर्स पिक करके एक ऐसा विजुअल या ऑडिटरी जो है वो अपने लिए निमोनिक क्रिएट कर सकते हैं समटाइम्स, जो कि हमें लेटर ऑन उस वर्ड की एसोसिएशन या याद रखने में मदद देता है। बट एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ये मैंडेटरी नहीं है, हर बच्चा ये कर नहीं सकता, लेकिन अगर ये हो जाए तो दैट इज अ रिमार्केबल थिंग टू हैव। लेकिन ये किस पर्सपेक्टिव में हम इसे कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड पे मैं ज़रूर जो है वो वन फाइनल टेक अवे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो इंशाल्लाह इस लेक्चर के इख्तिताम पे जाके मैं ज़रूर बताऊंगा। एक और चीज़ जो कि एसोसिएशन में हमें बहुत मदद देती है, ख़ास तौर पे उस सिचुएशन में जब आप अपने वर्ड के आपके पास एक वर्ड मौजूद है, चार ऑप्शंस मौजूद हैं और चार ऑप्शंस में यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि अब आपने कौन सी ऑप्शन जो है वो डिसाइड करनी है। उस सिचुएशन में एक और चीज़ है,
अगर हमने उसको एसोसिएशन बनाई हुई है लफ्ज़ों के साथ, तो वो एसोसिएशन उस वक्त फाइनल सिलेक्शन करते हुए भी हमें बड़ी मदद कर सकती है। और वो एसोसिएशन कौन सी है? पे अटेंशन टू प्रीफिक्सेस, रूट्स एंड सफिक्सेस। अगर हम थोड़ा सा इस पे भी तवज्जो करें, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान करें, तो ये चीज़ भी हमें इन द लॉन्ग रन पे ऑफ करेगी। ख़ास तौर पे जैसे मैंने बताया, इन द क्रिटिकल मोमेंट, जब आप जो है वो एक वर्ड को सिलेक्ट करने जा रहे हैं एंड यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि विच वन इज़ द राइट ऑप्शन। सो इफ़ यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ रूट्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, लेट मी अश्योर यू कि आप बहुत सारे स्टूडेंट से बेहतर जो है वो गैस कर सकते हैं और ज़्यादा क्लोजेस्ट टू योर राइट ऑप्शन हो सकते हैं, एंड विच इज़ ऑल वी नीड टू डू इन एनी MCQ टेस्ट, कि हमने अपनी प्रोबेबिलिटी जो क्लोजेस्ट टू द बेस्ट ऑप्शन है वो बढ़ानी है, ताकि हमारा एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट निकले वो हमारी फेवर में निकले। सो रूट क्या है? रूट को सादा लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये कह लें, इट्स द बेसिक पार्ट और द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ अ वर्ड. It is such a part of a word that cannot be further divided into further parts. और इसी तरह से आप ये भी एक और सादा एंगल से ये कह लें कि रूट से पहले प्रीफिक्स आएगा और रूट के बाद जो है वो सफिक्स आएगा। तो रूट जो कुछ बड़ी मशहूर जो रूट्स हैं वो मैंने कुछ यहाँ पे लिखी हैं, ताकि आप जो है वो एटलीस्ट कम अज़ कम इनको ज़रूर याद रखें, और उनके मीनिंग और उनसे बनने वाले कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं, ताकि आपके जहन नशीन जो है वो होने में आसानी रहे। तो एक रूट जिसका जो एंथ्रोप है, और एंथ्रोप जो है वो क्या कहते हैं कि इसका मतलब मैन है। तो एंथ्रोप से दो वर्ड्स हमने लिखे हैं, मिसएंथ्रोप एंड फिलैंथ्रोप। अब मिसएंथ्रोप में थ्रोप रूट है जिसका मतलब मैन है, और फिलैंथ्रोप में भी थ्रोप जो है वो रूट है जिसका मतलब मैन है, और मिस का मतलब है द वन हु हेट्स, और फिल का मतलब द वन हु लव्स। तो मिसएंथ्रोप इज द पर्सन हु हेट्स ह्यूमंस, जो ह्यूमन को पसंद नहीं करता, और फिलैंथ्रोप इज द वन हु लव्स ह्यूमन बीइंग्स। तो वो थ्रोप मैन से रेलिवेंट अगर हमें पता है, तो तब हम ये देख सकते हैं कि जिस ऑप्शन में जो ऑप्शंस हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं फिलैंथ्रोप या मिसएंथ्रोप के अगेंस्ट, तो हमें ये उससे बहरहाल अंदाजा होगा कि वी आर गोइंग टू select something that is related to man, person से जो है वो related है। Then the next important root is ambi. Ambi means dual or both. Ambidextrous, dexterous means hand, dexter hand को कहते हैं, और ambi जो root है इसका मतलब क्या कहते हैं कि both. So ambidextrous is someone who uses both hands, जो दोनों hands को use करता है वो ambidextrous है। Ambivalent क्या है? Ambi जैसे मैंने बताया dual, so a person who has more than one options divided between two options, तो उसको जो है वो हम ambivalent कहते हैं। MB के बाद नेक्स्ट जो हमारी रूट है दैट इज एस्ट्रो। एस्ट्रो मीन स्टार, और वेरी कॉमन एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजी, ये दो वर्ड्स हैं जो एस्ट्रो से बनते हैं। नेक्स्ट रूट इज कॉर्प। कॉर्प मीन्स बॉडी, कॉर्पोरल रिलेटेड टू बॉडी, और कॉर्पुलेंस जो है वो फैटनेस को कहते हैं, मोटा होने को, मोटापे को जो है वो कॉर्पुलेंस कहते हैं। और इक्वी मीन्स इक्वल, इक्विपॉइज इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस, और इक्विवेलेंट इज डिवाइडेड इक्वली, तो वो इक्विवेलेंट जो है वो इक्वल के मानी में यूज होता है। मैग्नी मीन्स ग्रेट, मैग्निफिशेंस और मैग्नानिमिटी। मैग्निफिशेंस इज ग्रेटनेस, और मैग्नानिमिटी इज जेनरोसिटी। It's the ability of giving or distributing in great amounts, that is the magnanimity. और मोट इज डेथ, मोट का मतलब डेथ है, तो मॉर्चुरी जो है वो मुर्दा खाने को कहते हैं, और मोर्टिशन इज द अंडरटेकर जो लोगों को कब्रों में उतारता है। और स्पेक्ट मीन्स सी, तो जब हम स्पेक्ट से बनाएं तो सरकमस्पेक्ट, तो स्पेक्ट में सी और सरकम प्रीफिक्स है, इसका मतलब है अराउंड, तो सरकमस्पेक्ट इज वन हु लुक्स अराउंड हु इज वेरी केयरफुल, तो सरकमस्पेक्ट जो है वो केयरफुल होता है। इंस्पेक्ट से मुराद है लुक इनवर्ड्स, लुक माइन्यूटली क्लोजली, तो दैट मीन्स इंस्पेक्ट। तो ये जो रूट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कि लैटिन जो है वो रूट्स हैं, इनको क्या कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा लफ्ज़ों के साथ एसोसिएट करना सीखते हैं या सीख जाते हैं, तो इस तरह के वर्ड्स के अगेंस्ट आपको ऑप्शंस ढूंढने में रेलेवेंटली आसानी रहेगी, और आप जो है वो क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द रूट आप ऑप्शंस को ढूंढ सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है दैट इज प्रीफिक्सेस। रूट्स के बाद प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस
वो लेटर्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कह लें, जो कि हम रूट से पहले यूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने नेगेटिव प्रीफिक्सेस लिखे हैं जो कि याद रखने थोड़े आसान भी हैं, इसलिए मैंने सिर्फ वही लिखे हैं। और नेगेटिव प्रीफिक्सेस से मुराद हरगिज ये नहीं कि जो को बुरा मानी देते हैं, उर्दू में कहें तो ना या नहीं का मानी देते हैं, और अंग्रेजी में नो नॉट वगैरह का जो है वो मानी देते हैं। तो ए और एन नेगेटिव प्रीफिक्स है, ए और एन मानी देते हैं विदाउट या नॉट का। एनर्की जो ARCHY है, दैट इज द गवर्नमेंट, ये रूट है। एनर्की इज स्टेट ऑफ नो गवर्नमेंट। तो इमोरल, मॉरल जो है वो इखलाकी होता है। ए मॉरल इज नॉट मॉरल, दैट इज नॉट मॉरल, वो ए मॉरल होगा। डी का मतलब रिवर्स एक्शन, या डी का मतलब अवे होता है। सो मिस्टिफाई इज द वर्ड, जिसका मतलब क्या कहते हैं कि किसी चीज को ऑब्सक्योर करना, किसी चीज को ऐसा बना देना कि वो इल्यूसिव हो जाए, जल्दी समझ ना आ जाए। तो फिर अगर हम ये करें डीमिस्टिफाई, तो उसकी इल्यूसिवनेस को खत्म करना, ऐसा बनाना है कि वो समझ में जल्दी से आ जाए। तो ये डी जो है वो रिवर्स एक्शन, जो मिस्टिफाई हुआ था उसको रिवर्स किया, तो डीमिस्टिफाई हो गया। फ्रॉस्ट है जमा देना, तो जब हम डी फ्रॉस्ट है तो जो एक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो डी जो है वो रिवर्स एक्शन की तरफ या अवे की तरफ जो है वो इशारा करता है। डिस जो है वो एक बड़ी कॉमन नेगेटिव जो है वो प्रीफिक्स है, जिसका मतलब नॉट है या पार्ट है। डिस्कॉर्ड, कॉर्ड जो है वो हार्मनी को कहते हैं, ये रूट वर्ड है। तो डिस्कॉर्ड द स्टेट ऑफ हैविंग नो हार्मनी, नो हार्मनी को जो है वो डिस्कॉर्ड कहते हैं। और इसी तरह से सेंट जो है एग्रीमेंट है, तो अगर ये डिसेंट हो तो ये है नो एग्रीमेंट। डिसेंट, सेंट जो है वो हमारे पास डिस जो है वो नो है या नॉट है, तो नो एग्रीमेंट इज डिसेंट। और फिर इन या एल, ये नॉट का मानी देते हैं। एल्यूसिव, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल इजीली, वो एल्यूसिव होता है। कंसिस्टेंट का ऑपोजिट करें तो इनकंसिस्टेंट है, जो कंसिस्टेंट नहीं रहा वो इनकंसिस्टेंट हो गया, तो वो इन से जो है वो नॉट का मैनी जो है वो हमने इसमें ऐड कर लिया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव प्रीफिक्स है वो नॉन है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है, कॉमन है। जैसे इसका मतलब भी नॉट होता है, नॉन प्रोडक्टिव है। और एक और बड़ा कॉमन जो अन है, अन का मतलब भी नॉट होता है। अनटुवर्ड मीन्स इनअप्रोप्रिएट या अनलाइकली, दैट इज नॉट पॉसिबल, इस मानी में अनलाइकली यूज होता है। कॉन्ट्रा या काउंटर अगेंस्ट के मानी में यूज होता है। कॉन्ट्राबैंड इज द स्मगल्ड गुड दैट इज बैंड बाय द गवर्नमेंट, तो वो कॉन्ट्राबैंड होता है जी। और कॉन्ट्राडिक्ट होता है जी, डिक्ट वर्ड ये रूट है, तो कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स से सच वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट टू अदर वर्ड्स। तो कॉन्ट्राडिक्ट जो है वो ऑपोजिट या अगेंस्ट के मानी में यूज होता है। मैल का मतलब बैड होता है, सो मैल एडजस्टमेंट इज अ बैड एडजस्टमेंट, और मैल न्यूट्रिशन इज अ बैड न्यूट्रिशन। तो ये क्या कहते हैं कि रूट्स और प्रीफिक्सेस, एटलीस्ट ये जो मैंने नेगेटिव लिखे हैं, ये हमें नेगेटिव चार्ज, जो मैंने कॉनोटेशन के एतबार से कहा था कि नेगेटिव चार्ज भी अगर आप देते हैं तो उससे भी आप लफ्जों की कैटेगराइजेशन करना सीख लेते हैं। तो अगर आप इन लफ्जों के साथ आप नेगेटिव जो है वो चार्ज देंगे तो आपको कैटेगराइज करना आसान होगा। और जब आप ऑप्शंस में जाते हैं ऐसे किसी वर्ड के अगेंस्ट और वो नेगेटिव चार्ज आपने असाइन किया हुआ है, तो फिर ऑप्शंस में जो भी पॉजिटिव वर्ड होगा वो आप उसको एक्सक्लूड करेंगे इन केस ऑफ सिनोनिम्स, और वो आप वो सिलेक्ट करें। और इन केस ऑफ एंटोनिम जो भी क्या कहते हैं कि पॉजिटिव वर्ड होगा वो आप उसको सिलेक्ट करने की तरफ जाएंगे। तो ये बहरहाल इस तरह से इनडायरेक्ट वे में हमारी बड़ी हेल्प करते हैं, खास तौर पे इन द क्रिटिकल सिचुएशन। फिर सफिक्सेस हैं। सफिक्सेस का पर्टिकुलरली जो है वो वर्ड्स के मीनिंग के हवाले से कोई इतना रोल नहीं है। सफिक्सेस का जो खास रोल है डियर स्टूडेंट्स, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में। और मैं हमने जो ओरिएंटेशन लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन का भी एक एमसीक्यू आता है। तो जब वो क्वेश्चन आता है तो अगर आपको इन चीजों के बारे में पता है, सफिक्सेस के बारे में, तो यू कैन इजीली पॉइंट आउट कि कौन सा वर्ड क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। एक इसकी सिग्निफिकेंस, दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि ये भी जरूरी होता है कि जब आप एक सिनोनिम ढूंढ रहे हैं या एंटोनिम ढूंढ रहे हैं तो आपके पास उस वर्ड का जो गिवन है और जो आपने वर्ड सिलेक्ट करना है, सिनोनिम या एंटोनिम, उन दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम होना चाहिए। तो लिहाजा ये उस सूरत में भी आपकी मदद जो है वो कर सकता है। तो अगर हम वर्ब के
जो बड़े कॉमन, द कॉमनेस्ट जो है वो आपके वर्ब के सफिक्सेस हैं जो कि लफ्ज़ के इख्तिताम पे आते हैं, उसको तकमील देते हैं। तो आईज और एट एनी, और मैंने इसको ज़ाती तौर पे इसको इस तरह से याद किया है, आइजेट एक लफ्ज़ बनाया इन तीनों का, आइजेट, और इन दो का एक और लफ्ज़ बनाया दैट इज एनीफाई। तो मुझे ये आइजेट और एनीफाई से, ये मेरा एक निमोनिक है, ये मुझे इस तरह से याद रहता है और इससे मुझे पता लग जाता है कि ये जो वर्ड है ये क्या है एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। और नाउन के जो सफिक्सेस हैं वो ये हैं, काफ़ी सारे हैं, लेकिन इनका भी मैंने एक एक वर्ड अपने उसमें बड़ा मेमोरी चंक क्रिएट करके इससे मुझे याद रखा है, रहता है शनिज्म, शन, ये दो तरह का शन, इज्म नेस, शनिज्म नेस एक वर्ड मैंने बनाया, और इटी और शिप ये दूसरा वर्ड बनाया, इटी और ईआर शिप, और ये इटी और शिप दूसरा, और एनजिस्टहुड ये तीन वर्ड्स बनाए हैं। और क्या कहते हैं कि ये 10 जो हैं वो सफिक्सेस मुझे 3 वर्ड्स में जो है वो मुझे याद हैं। मैंने एक ही दफ़ा ये बनाए थे और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये मुझे तब से ही इसी तरह से याद है। सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दैट। और इससे आपको इनेविटेबली इन वर्डिंग इन एंडिंग से इनेविटेबल बात है कि आपको पता लगेगा कि जो वर्ड आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, वो पार्ट ऑफ स्पीच उसका क्या होगा। एंड दिस इज क्वाइट हेल्पफुल पर्टिकुलरली इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वेश्चन। फिर एडजेक्टिव है, इसके भी मैंने 3 वर्ड्स बनाए हैं। ब्लिकेंट ये एक वर्ड है यहां तक जो मैंने बनाया, बल एक, एंट दो तरह से एंट है, ENT और ANT के साथ, ब्लिकेंट एक वर्ड है। दूसरा जो वर्ड मैंने बनाया है एडजेक्टिव्स के लिए वो है फुलेबुलस, फुल, एबल, एबल और अस, फुलेबुलस ये क्या कहते हैं दूसरा वर्ड है, और इशियालेव ये तीसरा वर्ड जो है वो मैंने इसे बनाया है। तो ये 3 वर्ड जो है वो ब्लिकेंट, फुलेबुलस और इशियालेव, ये एंडिंग्स जो हैं एडजेक्टिव्स की एंडिंग है। ये एंडिंग्स जिसके भी लफ्जों के इख्तिताम पे आती हैं उसको देख के हमें पता लगता है कि ये हम एडजेक्टिव जो है वो पढ़ रहे हैं। सो ये क्या कहते हैं कि भी हमें मदद करते हैं सफिक्सेस, लेकिन पर्टिकुलरली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच में रूट्स और ख़ास तौर पे जो हैं वो हमें वर्ड की एसोसिएशन में हेल्प करती हैं, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में मदद करती हैं, और जो प्रीफिक्सेस हैं ख़ास तौर पे वो हमें लफ्ज़ों को कैटेगराइज पॉजिटिव नेगेटिव करने में ख़ास तौर पे जो है वो मदद कर सकते हैं, और सफिक्सेस जो हैं वो हमें लफ्ज़ों की आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें मदद कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ख़ास बात जो ये है कि हम जो अपनी टेक्निक ख़ास तौर पे बच्चे FSC में भी यूज़ करते हैं या बहुत सारे जो बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि लफ्ज़ पढ़ा एंड देन स्टार्ट जंपिंग इनटू द सिनोनिम्स। और मैंने ये पहले भी आपको बताया कि दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ। ये आपके लर्निंग प्रोसेस को ख़राब करने की बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है। सो अब आप देखें कि हमने कहाँ से बात शुरू की, हमने एक्विजिशन से बात शुरू की। हमने एक्विजिशन में हमने डेफिनेशन की वर्ड की, और उसके बाद हमने सेंटेंस बनाया, उसके बाद एसोसिएट किया हमने वर्ड को किसी अच्छे पर्सन, प्लेस, आइडिया, ऑब्जेक्ट या क्या कहते हैं कि किसी सिचुएशन के साथ, और हमने निमोनिक्स जो है वो डेवलप करने की कोशिश की, जिसमें हमने चार्ज की भी बात की और जिसमें हमने विजुअल और ऑडिटरी जो है निमोनिक्स की भी बात की, और इसके साथ साथ हमने वर्ड्स में से ही कुछ लेटर्स को पकड़ के अपने निमोनिक्स को बनाने की भी बात की। उसके बाद हम प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस पे आ गए। ये सारा एसोसिएशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब हम आए हैं लर्न सिनोनिम एंड एंटोनिम्स पे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस पे हमने फौरी छलांग लगा के लफ्ज़ को पढ़ा, और साथ ही पंजाबी में जैसे कहते हैं कोटा लगाना शुरू कर दिया जो है वो लफ्ज़ों के सिनोनिम्स को। और वो लफ्ज़ जब आप सिनोनिम में किसी भी स्टैंडर्ड थेसॉरस में देखते हैं या आपके पास जो वोकैबुलरी लिस्ट वगैरह मौजूद होती है, तो उसमें तो साथ साथ 10-10 वर्ड्स होते हैं। तो वो बच्चा अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखता है, वो 7 से 10 वर्ड ही याद करने की कोशिश करता है, और अपने ये जस्टिफिकेशन कि मुझे ये वोकैबुलरी याद है कि नहीं,
वो ही लिस्ट को रिक्रिएट रिप्रोड्यूस करने की अपने माइंड में कोशिश करता है कि क्या उसी तरतीब से लफ्ज मुझे याद है कि नहीं याद। अगर याद है तो उसे लगता है मेरी वोकैबुलरी तैयार होगी, अगर नहीं याद तो उसे लगता है मेरी वोकैबुलरी तैयार नहीं। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टैंडर्ड दैट यू हैव सेट इन योर माइंड। ये गलत स्टैंडर्ड है और ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद करने का तरीका भी नहीं है। ये एक प्रोसेस का पार्ट है। अगर जो पहले स्टेप्स हमने बात किए कि हमने एक्विजिशन और एसोसिएशन के प्रोसेस को पूरा किया है, उस एसोसिएशन के प्रोसेस के एंड पे जाके जो है वो हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरफ जाएंगे। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कैसे करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन टू लर्न। कि देखिए आप एक वोकैबुलरी लिस्ट में है, आपको देखते हैं कि काफी सारे सिनोनिम्स हैं और या एंटोनिम्स हैं, तो यू आर नॉट सपोज टू लर्न ऑल ऑफ दीज। ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है आपके से, ये याद रखें, ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं। आपने 2 से 3 वर्ड जो है वो सिलेक्ट करने हैं और आपने 2 से 3 वर्ड्स वो सिलेक्ट करने हैं जो कि उस लिस्ट में या मोस्ट डिफिकल्ट लगते हैं आपको, या आपने पहले कभी पढ़े ही नहीं, तो जो मोस्ट डिफिकल्ट लगे या आपने कभी पहले पढ़े नहीं, उस लफ्ज को आप पकड़ेंगे और उसको रिटेन करके उसको उसी ओरिजिनल वर्ड के साथ जिसकी फाउंडेशन आप बना चुके हैं उसके साथ रिलेट करें। अगर आप उसी वर्ड जो आपने सेंटेंस पहले स्टेज पे बना लिया था, उसी सेंटेंस में उस वर्ड को जो आप सीख रहे हैं सिनोनिम्स के तौर पे उसमें रिप्लेस करके देखें, तो आपकी ये एसोसिएशन और ज्यादा बेहतर और कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद एंटोनिम की तरफ जो है वो चले जाएंगे। तो इस स्टेप पे आके अगर आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और वो भी अन्यवा नहीं, वो भी आप स्पेसिफिक उसमें से पिक करके कि जो 2 से 3 जो कि बहुत मुश्किल हैं, जो आपने उससे पहले कभी नहीं पढ़े, उस पे फोकस करके उसको याद करेंगे और उसी को याद रखने की कोशिश करेंगे इस प्रोसेस के बाद, तो जो आपकी मेमोरी में इसका स्टे है वो ज्यादा होगा। सो ये 2 स्टेप्स हमारे यहाँ पे पूरे होते हैं, एक्विजिशन का और एसोसिएशन का। जो थर्ड जो स्टेप है, जो फाइनल स्टेप है, जिसके बगैर याद रखिएगा कि ये जितनी मेहनत आपने इन 2 स्टेप्स में की है, अगर ये स्टेप नहीं होगा तो ये सारी मेहनत जाया चली जाएगी, ये सारी मेहनत जो है वो जाया चली जाएगी। ये कंसोलिडेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस वे कि ये सारी मेहनत को आपकी जाया कर सकता है कि अगर आप जो है वो इसकी तरफ आएंगे ना। और कंसोलिडेशन में क्या है, दैट इज द रेगुलर रिविजन। रेगुलर रिविजन के बड़े मल्टीपल जो है वो मेथड्स हो सकते हैं। रेगुलर रिवीजन का एक मेथड ये है कि जो वोकैबुलरी लिस्ट है उसको आप बाय ऑल मींस क्विक ग्लांस, अ बर्ड्स आई व्यू जरूर दें रेगुलरली जो आपने पढ़ा है। एक उसका जो है वो तरीकाकार जो है वो ये हो सकता है, एक उसका तरीकाकार ये हो सकता है रेगुलर रिवीजन का कि जो आपने लफ्ज सीखे हैं वो आप कोशिश करें विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी रेगुलर स्पीच का हिस्सा बनाएं। वो किसी ना किसी अंदाज से स्पीच का हिस्सा बनाएं, लोगों के साथ बोलें, लोगों को सिखा दें। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच कहते हैं जी। तो आप अपने छोटे भाई को, किसी को आते जाते किसी बंदे को जो है वो लफ्ज सिखाने की कोशिश करें, वो अगेन आपके माइंड में जो है वो ज्यादा देर तक जो है वो रह सकते हैं। रेगुलर रिविजन अपने माइंड में जो आपने क्रिएट कर लिए हैं उसको साथ साथ जो है वो आप रिवाइज करते जाएं। एक और चीज मैं यहाँ पे खास तौर पे बताऊं कि अगर तो आपके पास वोकैबुलरी लिस्ट प्रॉपरली मौजूद है तो ये सारी जो काम इस पे अगर आपको बाय हैंड कोई चार्ज असाइन करना पड़ता है, कोई नया सेंटेंस बनाना पड़ता है, कोई आपको निमोनिक लिखना पड़ता है, तो आप यू कैन यूज स्टिकी नोट्स और आप अपनी उस बुक के ऊपर जहां से आप वोकैबुलरी प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। ये भी करना जो है वो जरूरी है। ये बाद में आपको रिवीजन के प्रोसेस में जो है वो बड़ा हेल्प करता है। आपको उस वर्ड को रिकॉल करना जो है वो रहेगा। अगर आपने ये नहीं किया होगा तो हर दफा एक नई एफर्ट के साथ जो है वो उसको कर रहे होंगे। और खास तौर पे वैसे भी साइकोलॉजिकली अगर आपने एक मेहनत करके जो है वो वहां पे पेस्ट किया है, लेटर ऑन स्टेज पे जब आप उसे रिवाइज करेंगे तो उसको रिकॉल करना और उसको एसोसिएट करना और ज्यादा आसान हो जाता है, जो चीज आपके अपने हाथ से ही लिखी हुई है। तो रिवीजन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इसको बार बार सेंटेंसेस में या लिस्ट को जो है वो वर्ड्स आई व्यू देना, ये कहते हो सकता है। और फिर इसी तरह से आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक वगैरह मौजूद है जिसमें उन वर्ड्स के अगेंस्ट जो है वो लिस्ट के अगेंस्ट जो है वो कोई प्रैक्टिस मटेरियल भी मौजूद है, तो वहां पे आप घर में उस बुक से वो प्रैक्टिस भी करें। तो वो प्रैक्टिस से भी जो है वो क्या कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा
इफेक्टिव जो रियल टाइम एक्सपेरिमेंट है वो वहीं से आएगा। तो और वो प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले भी लेक्चर में ये अर्ज की थी कि ये ज़रूरी है कि अपने आप के ऊपर रियल जो है वो एनवायरनमेंट इम्पोज करके टाइम जो है वो चेक लगा के फिर जो है वो सॉल्व करें। उससे आपकी एफर्ट में एक्यूरेसी जो है वो ज़रूर विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगी। और क्या कहते हैं कि साथ साथ जो भी जिस भी जगह से आप तैयारी कर रहे हैं उससे रेलिवेंट जो भी टेस्ट आप देते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। मैंने शुरू में बताया था टेस्ट को आपने जब तक आप तैयारी कर रहे हैं इट्स द पार्ट ऑफ द प्रेपरेशन, इसको इस तरह से लेना है। आपने टेस्ट को पार्ट ऑफ द प्रेपरेशन ही समझना है, क्योंकि ये मुमकिन है कि आप सारे वर्ड्स ना सॉल्व कर सकें। तो ये सारे वर्ड्स 10 वर्ड्स फॉर एग्जांपल आपके टेस्ट में 20 हैं या 25 हैं या 5 हैं, तो 5 में से अगर आपने 4 कर लिए तो ये गलत हो गया। ड्यूरिंग रेगुलर टेस्ट तो इट्स नॉट एन इशू, उसमें से सीखें और आगे चलें और वर्ड्स को रिवाइज करते रहें। अगर इस तरीके से आप चलते रहेंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हेल्प आउट करेंगी और आपकी वोकैबुलरी रिमार्केबली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इम्प्रूव होगी। मैंने पहले अर्ज की कि वोकैबुलरी लर्निंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जो एक दिन आपने शुरू किया और फौरन, इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। इंशाल्लाह अगर आप इस टेक्निक पे चलते रहेंगे तो मैं बड़े यकीन से आपको कहता हूं और मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि विद इन 15 डेज आपको ये बड़ा जबरदस्त जो है वो डिफरेंस नजर आएगा। आखिर में जो इस सारे लेक्चर का टेक अवे है, इस सारी प्रैक्टिस का जो हमने एक्विजिशन की बात की, एसोसिएशन की बात की, कंसोलिडेशन की बात की, इस सब को रिमार्केबली इंप्रूव करने की एक टेक्निक मैं आप तमाम बच्चों को जरूर मैं अर्ज करूंगा, दैट इज के लर्न ऑल दिस इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप। आप 3 से 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाएं और ये 3 से 5 जो स्टूडेंट्स हैं वो डेली बेसिस पे 7 से 10 वर्ड्स इंडिविजुअली याद करें और इसी प्रोसेस के थ्रू याद करें जो हमने यहां पे डिस्कस किया है। अब वो 7 वर्ड जब एक बच्चा तैयार कर ले तो वो एक ग्रुप में बैठ के एक दूसरे को वो सारी जो आपकी लर्निंग है, उसी तरह से जो आपने निमोनिक बनाया है, उसी तरह से जो आपने उसका कोई फनी या यूनिक किस्म का सेंटेंस बनाया है, आपने उसमें जो प्रीफिक्स या सफिक्स या उसका जो रूट आइडेंटिफाई किया है, वो सारी चीजें जो आपने उसमें आइडेंटिफाई की, उसको जो चार्ज असाइन किया है, वो सारा एक बच्चे ने जो कर लिया है वो बाकी 3 या 5 बच्चों को बताए। अब आप देखें कि अगर आपने एक दिन में इस तरह से 10 लफ्ज याद किए हैं और आपका 3 का ग्रुप है तो आप बड़े ही आसानी से एक दिन में 30 वर्ड सीख जाएंगे। तो क्या कहते हैं कि आपकी एफर्ट भी कम है और आप इनेविटेबली 30 लफ्ज भी जो है वो आसानी से सीख सकते हैं। सो बेस्ट वे टू पुट ऑल दिस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस इज कि आप इसको ग्रुप में लेकर जाएं 3 से 5 तक। इससे बड़ा ग्रुप ना करें क्योंकि फिर वर्ड्स जो है वो उनको याद रखना अनमैनेजेबल हो जाएगा, और 10 से ज्यादा लफ्ज ना याद करें क्योंकि फिर ये भी थोड़ा अनमैनेजेबल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि वोकैबुलरी याद करने के लिए आपने किसी दिन का या किसी खास इंस्ट्रक्शन का इंतजार नहीं करना। जब आपका कोर्स कहीं से भी शुरू होता है, आज जैसे हमने यहां से शुरू, तो आपने पहले दिन से जो है वो शुरू कर देनी है वोकैबुलरी लर्निंग। और कहां से करनी है इस पे भी हम 12 बात कर चुके, हमारी टेक्स्ट बुक की वोकैबुलरी और वो 150 वर्ड्स जो स्पेसिफिकली CIE लेवल के या फेमिलियर कॉन्टेक्स्ट के हैं वो इंशाल्लाह हम साथ साथ आपको करवाएंगे, वो भी उन पे भी इसी तरह से आप ये सारी करेंगे। मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर आप इस तरह से कंसिस्टेंटली स्टेप बाय स्टेप और परसिस्टेंटली इन चीज़ों को लेके चलेंगे, यकीनन आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़बरदस्त होगी एंड यू विल डेफिनेटली हैव वन ऑफ द बेस्ट वोकैबुलरी अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टिल द नेक्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।